एयरलाइन कंपनियां कैसे कमाती हैं, हवाई जहाज से कैसे होती है कमाई, एयरलाइन कंपनियां कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटती हैं। आमतौर से हम ये देखते हैं कि दुनिया में हर प्रोसेसिंग की स्पीड को लगातार बढ़ाकर उसे लोगों के लिए और सुविधाजनक बनाया जाता रहा है, और शायद किसी टेक्नोलॉजी का मेन मतलब भी यही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 5 दशकों में दुनिया भर में उड़ने वाले हवाई जहाजों की स्पीड को बढ़ाने की बजाय उसे घटाया गया है। अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि आज से करीब 50 साल पहले कोई हवाई सफर अगर 5 घंटे में हो रहा होगा, तो अब वही सफर करीब 6 से 6.5 घंटे में होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल जहां आता है उसी के साथ इसका जवाब भी आता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेन की स्पीड को कम करके ही एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं एयरलाइन कंपनियों के उस बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल की शुरुआत हुई तब जब एयर ट्रैवल दुनिया भर में आम नहीं था और बहुत कम लोग ही इस रास्ते पर सफर करते थे। उस दौर में जो अमीर लोग होते थे उन्हें जल्दी से कहीं पहुंचना होता था, सिर्फ वही एयरप्लेन को चुनते थे। इसीलिए उस जमाने में कुछ एक्सपर्ट्स को लगा कि क्यों ना हम प्लेन की स्पीड को बढ़ा दें, जिससे कि लोग और जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और ये जानकर ज्यादा लोग इससे जुड़े। इसी बिजनेस के आइडिया के साथ पहली बार दुनिया में एक ऐसा पैसेंजर प्लेन लाया गया जिसकी स्पीड सुपरसोनिक थी, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चल सकता था, क्योंकि उससे पहले सारी एयरलाइंस सिर्फ सबसोनिक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड पर चला करती थी। यहाँ आपको बता दें कि स्पीड ऑफ साउंड करीब 767 मील घंटे की होती है। इस प्लेन के बनाने की कहानी शुरू होती है साल 1969 की शुरुआत में। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशल ने मिलकर कॉनकॉर्ड नाम का एक सुपरसोनिक प्लेन को बनाने का काम करना शुरू किया, जो 1 अक्टूबर 1969 को खत्म हुआ। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये प्लेन एक ब्रिटिश फ्रेंच टर्बो जेट से पावर्ड सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर था। कॉनकॉर्ड अपनी स्पीड की वजह से दुनिया भर में काफी जल्दी मशहूर हो गया था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसकी टॉप स्पीड सुपरसोनिक रेंज में थी, जो कि करीब 2180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1354 माइल्स पर आवर थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नहीं, कई खासियत थी। ये प्लेन कितना शानदार था, इसका अंदाजा हम आज के सबसे अच्छे पैसेंजर प्लेन से कंपैरिजन करके देख लेते हैं। शायद इससे आपको इस प्लेन की ताकत का अंदाजा लग जाए। आज के समय में सबसे अच्छे प्लेन में से एक है बोइंग 747। सबसे पहले इन दोनों की टॉप स्पीड की बात करें तो ये प्लेन 1350 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ा करता था, लेकिन वहीं बोइंग सिर्फ 613 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। यानी ये दोनों प्लेन अगर एक ही समय पर लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं तो कॉनकॉर्ड को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 3.5 घंटे और बोइंग को 7.5 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कॉनकॉर्ड बोइंग से लगभग आधे समय में पहुंच जाता था। और इसी जल्दी की वजह से जल्दी ही ये प्लेन भी मार्केट में गायब हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। अब ये डिजास्टर क्यों साबित हुआ, इसे समझते हैं। तो इस प्लेन के डिजास्टर साबित होने का पहला कारण यही था कि इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता था। इस प्लेन को करीब 1 किलोमीटर चलने के लिए 13.2 किलोग्राम फ्यूल लग जाता था, जो कि कितना ज्यादा था उसे आप इस कंपैरिजन से समझिए कि जो नॉर्मल प्लेन्स थे 8.4 किलोग्राम फ्यूल ही कंज्यूम करते थे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। यानी कि हर किलोमीटर पे करीब 5 किलोग्राम फ्यूल का एक्स्ट्रा बर्न था। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 गैलन फ्यूल में कॉनकॉर्ड सिर्फ 14 माइल्स ही चलते थे, जबकि नॉर्मल प्लेन उतने ही फ्यूल में 100 माइल से ज्यादा चलते थे। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि हवाई जहाज की स्पीड बढ़ाने के साथ ब्रिटिश एयरवेज को उसके टिकट का प्राइस कितना बढ़ाना पड़ गया होगा। इसीलिए ये प्लेन हर कस्टमर को इतनी महंगी लगने लगी कि लोगों ने सोचा कि 2 घंटे लेट ही सही, क्योंकि उस टाइम इस प्लेन से लंदन से न्यूयॉर्क तक का किराया करीब $7,500 था, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए ब्रिटेन के हाई क्लास लोगों ने भी इस प्लेन को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि हम जिस नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं वो वही न्यूयॉर्क और लंदन के बीच से अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए महज $200 से $300 ही ले रहे थे, और इतनी कम कीमत के बावजूद प्रॉफिट बना ले रहे थे। लेकिन वहीं कॉनकॉर्ड वाली कंपनी के नंबर ऑफ फ्लाइट साइकिल तो ज्यादा हो गई थी, लेकिन साइज में कॉम्पैक्ट होने के नाते उनमें नॉर्मल प्लेन से कम लोग ही बैठ पाते थे। इसके अलावा कोई भी प्लेन रिटायर होने से पहले सिर्फ 44,000 बार ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ऐसे में कॉनकॉर्ड की नंबर ऑफ फ्लाइट साइकिल बढ़ाने से
उनका प्लेन भी जल्दी रिटायर होने के कगार पर आ जाने वाला था। इन्हीं मुश्किलों के चलते ब्रिटिश एयरवेज चाहकर भी इस प्लेन की टिकट की कीमत कम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो लगातार रेवेन्यू इकट्ठा करने में पिछड़ रही थी। ऐसे में मरता क्या ना करता वाले डायलॉग में मरता मर ही गया और ब्रिटिश एयरवेज ने 2003 में आखिरी बार इस प्लेन को उड़ाने के बाद इसे बंद कर दिया। और इस एक एग्जाम्पल के बाद से ही कभी दोबारा किसी ने प्लेन की स्पीड बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि उसे कम करके कम फ्यूल में ज्यादा कंफर्टेबल बनाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाकर एयरलाइन कंपनी ने पैसे कमाने शुरू किए। अब आइए जानते हैं कि आज की एयरलाइन इंडस्ट्री में कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं। तो दोस्तों, जो भी प्लेन कमर्शियल प्लेन के नाम से आसमान में उड़ते हैं, उनका मेन मोटिवेशन हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ही होता है। इसीलिए वो प्लेन को एक ऐसी स्पीड पर चलाते हैं जिससे कि कम से कम फ्यूल लगे। आपने देखा ही होगा कि आपकी बाइक या कार की स्पीडोमीटर में भी एक स्पीड मार्क की जाती है जिस पर लिखा होता है इकोनॉमिक। ऐसा ही कुछ इस प्लेन के साथ भी होता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया जिससे कि एयरलाइन कंपनियां मुनाफे में जाती हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है प्लेन के सीट एलोकेशन में, और यही है एयरलाइन का ऐसा बिजनेस मॉडल जो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। दोस्तों, आपको बताएं कि जब कमर्शियल प्लेन की शुरुआत हुई थी तो उसमें कोई बिजनेस क्लास इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास जैसा कुछ नहीं होता था, बल्कि लाइन से बस की तरह सीट्स लगी होती थी जिस पर सब लोग एक बराबर होके बैठते थे, क्योंकि उस समय में सिर्फ प्लेन से ट्रैवल करना ही अपने आप में इतनी बड़ी लग्जरी होती थी कि मानो आपको पुष्पक विमान में ही बैठा दिया गया हो और आप पलक झपकते ही कई किलोमीटर की यात्रा कर ले रहे हैं। इसीलिए उस समय कोई क्लास डिफाइन नहीं हुई थी। लेकिन आज के समय में इसी क्लास डिवीजन की वजह से ही एयरलाइन कंपनियां माला माल होती हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि आज के समय में एक पैसेंजर प्लेन में 100 से ज्यादा इकोनॉमिक क्लास की सीट्स और 50 से कम बिजनेस क्लास की सीट्स होती हैं, और ये बिजनेस क्लास इस पूरे प्लेन की सीट में महज 12% ही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस बिजनेस क्लास से जितना रेवेन्यू आता है वो इकोनॉमिक क्लास की 100 से ज्यादा सीट्स के रेवेन्यू का करीब 3 गुना होता है। कभी कभी तो कहा जाता है कि ये 12% बिजनेस क्लास की सीट्स ही पूरे प्लेन का 75% रेवेन्यू कमा कर देती हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक क्लास में सफर कर रहे हैं और कोई बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है तो एयरलाइन वालों के लिए आप कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्काउंट कूपन और ऑफर्स के सहारे अपना ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन बिजनेस क्लास की ज्यादातर सीट्स लास्ट डे ही बुक होती हैं, क्योंकि इसे बुक करने वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उन्हें तो बस ट्रैवल करना होता है और वो कोई भी कीमत देने से नहीं हिचकते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हैं ये एयरलाइन कंपनियां और लास्ट मिनट तक टिकट बुकिंग का ऑप्शन देकर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो कि फ्लाइट की सारी टिकट पहले ही बुक हो गई हो, तब कैसे वो लास्ट मिनट तक बिजनेस क्लास का प्राइस बढ़ाएगी। तो इसके पीछे भी एक बड़ा गेम है, थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन आइए पहले आपको फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास के इंट्रोड्यूस होने की कहानी बताएं। तो दोस्तों, जब दुनिया में पैसेंजर प्लेन की शुरुआत हुई तो उसमें 2 तरह के लोग ही ट्रैवल करते थे। एक थे बिजनेसमैन और दूसरे थे टूरिस्ट। अब इन दोनों टाइप के ट्रैवलर्स में अंतर ये था कि जो टूरिस्ट थे उनका पूरा ट्रिप पहले से ही डिसाइडेड होता था, इसीलिए वो पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते थे। लेकिन जो बिजनेस करते थे या बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहे होते थे वो एंड वक्त पर जाकर फ्लाइट की टिकट बुक करते थे। अब ऐसे में जो एयरलाइन कंपनियां थी उन्हें बहुत अनसर्टेनिटी फील होती थी कि क्या पता कितने लोग एन मौके पर यानी कि लास्ट टाइम में टिकट बुक करें, तो अगर वो कम रह गए तो फ्लाइट को नुकसान उठाना पड़ता था। चूंकि उस समय हर सीट की कीमत एक समान होती थी, इसीलिए एयरलाइंस ने एक नई तकनीक अपनाई और उन्होंने अपने टिकट के प्राइस को थोड़ा बदल दिया। उन्होंने एडवांस में टिकट बुकिंग करवाने के लिए उन ट्रैवलर्स के लिए टिकट के प्राइस को कम कर दिया जो पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेंगे, और इसके उलट उन्होंने लास्ट मोमेंट पर बुक होने वाली टिकट्स के प्राइस को बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले ही टिकट बुक करवाएं। लेकिन तभी इन कंपनियों ने नोटिस किया कि जो बिजनेस के सिलसिले से लोग ट्रैवल कर रहे थे वो प्राइस बढ़ने के बाद भी लास्ट मोमेंट पर ही टिकट खरीद रहे थे। अब ऐसे में एयरलाइन कंपनियों को आया आइडिया कि वो ऐसे लोगों को थोड़ा स्पेशल ट्रीट करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की सीट्स को शुरुआत में बाकी लोगों की सीट्स के मुकाबले बड़ा कर दिया गया, उनका पूरा क्लास ही बना दिया गया ताकि उन लोगों को बेहतर फील हो और उन्हें लगे कि उन्होंने पैसे देकर कुछ खराब नहीं किया है। इसके लिए बाकी लोगों से अलग करते हुए पर्दे लगा दिए गए और देखते ही देखते ये पूरी तरह से बिजनेस क्लास बन गया। और तब जाकर एयरलाइन कंपनियों को पता चला कि असली प्रॉफिट तो इन्हीं से कमाना है, और यही आज हो रहा है। अब आते हैं उस बात पर
कि आखिर ये फ्लाइट की टिकट हमेशा कैसे अवेलेबल रहती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेन की चाहे फर्स्ट क्लास की टिकट हो या स्लीपर की, सब पहले से ही बुक हो जाती हैं। लेकिन फ्लाइट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसका फंडा ये है कि ये लोग मार्केट डिमांड देखकर अपनी सप्लाई को बढ़ाकर पैसे कमाने वाला बिजनेस मॉडल इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि पहले ये सप्लाई के हिसाब से डिमांड को कम कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि अगर किसी चीज की डिमांड कम होती है तो ये तो उस बिजनेस के लिए नुकसान पहुंचेगा। तो जरा एक एग्जांपल समझिए कि अगर किसी प्लेन में 150 सीट्स हैं और उसमें करीब 200 लोग जाना चाहते हैं, तो वो ये नहीं करेंगे कि अपने प्लेन में 50 एक्स्ट्रा सीट्स लगवाकर उस डिमांड को भुना लें और प्रॉफिट कमा लें, बल्कि वो तो ये करेंगे कि वो 200 लोगों की डिमांड देखकर फ्लाइट की टिकट का प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे अपने आप डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई अपनी जगह पर बनी रहती है, लेकिन वो महंगी हो जाती है। और ये काम भी ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा ही हो तो सकता है कि जो 150 सीट्स उन्हें भरनी हो उसकी भी डिमांड कम हो जाए। इसीलिए इसके पीछे बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेटेड एल्गोरिदम काम करता है। आइए अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो जैसे जैसे फ्लाइट की टिकट बुक होती जाती है, वैसे वैसे रिमेनिंग सीट्स के लिए बुकिंग प्राइस अपने आप बढ़ती जाती है। इस तरह की प्राइसिंग को बिजनेस की दुनिया में डायनेमिक प्राइसिंग कहा जाता है। ये डायनेमिक प्राइसिंग ज्यादातर उन जगहों पर देखने को मिलता है जिन बिजनेस में लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे ऑनलाइन बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग या फिर प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेनों की प्राइसिंग। अब एयरलाइन की इस डायनेमिक प्राइसिंग को समझे तो ये कुछ इस तरह काम करता है कि पहले तो ये लोग टिकट की कीमत को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। पहले ग्रुप में कम कीमत वाली टिकट को रखा जाता है, दूसरे ग्रुप में प्राइस मॉडरेट होते हैं और तीसरे ग्रुप के प्राइस सबसे ज्यादा यानी हाई होते हैं। अब आमतौर से ऐसे ग्रुप बुकिंग के समय तो नहीं देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि सबसे पहले एयरलाइन कंपनियां पहले ग्रुप के टिकट्स को लाइव करती हैं, यानी कि उसे बुकिंग के लिए ओपन कर देती हैं, और जब वो सारी टिकट बुक हो जाती हैं तब जाकर वो सेकंड ग्रुप के टिकट को ओपन करती हैं, और आखिर में जब दूसरा ग्रुप भी पूरा बुक हो जाता है तब ओपन होता है तीसरा ग्रुप, जो कि ज्यादातर फ्लाइट के टेक ऑफ करने वाले दिन तक होता है। यही कारण है कि आप कभी भी फ्लाइट की टिकट बुक करने जाएं तो वो आपको अवेलेबल ही मिलेंगी, लेकिन इसी अवेलेबिलिटी का फायदा उठाकर एयरलाइन कंपनियां असली में कमाई करती हैं। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो कि पहले ग्रुप की सारी टिकट नहीं बुक हो पाई, तो ऐसे में दूसरे ग्रुप की टिकट को भी पहले ग्रुप में ही डाल दिया जाता है, ताकि सस्ती टिकट देखकर लोग टिकट खरीद लें। इन सब के लिए भी एक टाइम फिक्स होता है कि कितने दिनों में ग्रुप 1 की बुकिंग खत्म होनी चाहिए, और ये पूरे प्रोसेस उसी एल्गोरिदम पर होता है जो इस पूरे डायनेमिक प्राइसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर की बात करें तो एक जरूरी फैक्टर रूट के हिसाब से प्राइस का डिवीजन भी है। इसे भी अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट के टिकट आमतौर से कम दाम में ओपन होते हैं, और फिर डिमांड को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए टिकट की कीमत बढ़ती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से गोवा के लिए अपने टिकट्स को लाइव करती है, तो उसकी ओपनिंग ही महंगी होगी, क्योंकि ये एक बिजी रूट है जिस पर लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं और डिमांड ज्यादा होती है। इसी तरह बिजनेस और हॉलिडे डेस्टिनेशन वाली जगहों की टिकट की ओपनिंग महंगी होती है। लेकिन जब फेस्टिव सीजन आता है तो ये एयरलाइंस इसी टूरिस्ट रूट वाली फ्लाइट की टिकट को महंगा कर देते हैं और बिजनेस वाले रूट की कीमत कम कर देते हैं। और ऐसे ही फेस्टिव सीजन में ज्यादातर फ्लाइट्स भी टूरिस्ट रूट पर ही चलाई जाती हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइडेड एल्गोरिदम के हिसाब से ही होता है। इसके अलावा ये एयरप्लेन कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ ही साथ हफ्ते में हर दिन होने वाली बुकिंग को भी एनालाइज करती हैं। यानी अगर हफ्ते में किसी दिन लोग कम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये लोगों को सस्ता ऑफर देकर मजबूर कर देती है उसी दिन ट्रैवल करने के लिए। यानी कि एक एयरलाइन कंपनी को पैसा कमाने के लिए 10 दिशाओं से आने वाली हर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करनी होती है। लेकिन ये प्लानिंग इतनी आसान भी नहीं होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों को काफी चैलेंज उठाना पड़ता है। खास तौर से अगर हम बात करें भारत की, तो आज भारत में एयर ट्रैवल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 4 सालों में भारत में करीब 40 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या होगी। लेकिन इन लोगों के डिमांड के आगे आज हमारी एयरलाइन कंपनियों के पास ज्यादा मात्रा में प्लेन नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से इंडिया की कई ऐसी एयरलाइन कंपनियां हैं जो बर्बाद हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है फ्यूल की प्राइस में बढ़ोतरी और उसके कंपैरिजन में रुपए की कीमत का घटना, जिस वजह से इन कंपनियों को फ्यूल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। इसके अलावा भी प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर से लेकर उसके ऑपरेशन
लगेज की लोडिंग और अनलोडिंग, कस्टमर केयर, फूड, सीट कंफर्ट जैसे कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आज एयरलाइन कंपनियां घाटे में रहती हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में गवर्नमेंट की दखल की वजह से भी कई नई एयरलाइन कंपनियों को एक्सपोजर का मौका नहीं मिलता है। 2016 तक तो गवर्नमेंट का ये रूल था कि इंटरनेशनल फ्लाइट की परमिशन उसी एयरलाइंस को होगी जो इंडिया में 5 साल के डोमेस्टिक फ्लाइट का एक्सपीरियंस रखता हो। अब ऐसे में नई एयरलाइन को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर मिल ही नहीं पाता था। इसके अलावा आज भी इंडिया में एविएशन सेक्टर में जो FDI यानी विदेशों से आने वाला इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट 49% ही है। इसी वजह से ज्यादा एयरलाइन कंपनियां भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, जिससे नई और बेहतर टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंसेस की कमी बनी हुई है। अब ये कमी कब तक बनी रहती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या आपको एयरलाइन का बिजनेस मॉडल समझ आया? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें